नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑल यूनिट से मिनी मॉक टेस्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। JSSC के अकॉर्डिंग इसका जो एग्ज़ाम होगा वह मध्य जनवरी में बोला गया है, तो उसके लिए ये जो मिनी मॉक टेस्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अभी झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई बुकलेट्स जिसमें से पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर के फॉर्म में सभी यूनिट्स को अलग वाइज बुकलेट तैयार किया गया है। वहीं हमारे द्वारा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी तैयार किया गया है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इन दोनों में से जो कोई भी अगर कोई सा भी परचेज करते हैं तो उसके साथ अभी 1 जनवरी तक आपको फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ये जो बुकलेट है जिसमें से 50 सेट्स हैं वो भी आपको एज ए गिफ्ट फ्री दिया जाएगा। तो जिनको भी अगर लेना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न होगा वो पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट से होगा। इसमें से पहला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा प्रतिपादित प्राधान्य दैट मीन्स हेजीमोनी की अवधारणा का मूल अर्थ क्या है? तो इस अवधारणा का मूल अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वैचारिक और सांस्कृतिक सहमति द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना। क्या है? तो वैचारिक और सांस्कृतिक सहमति द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ग्राम्सी ने अपनी प्रिजन नोटबुक में तर्क दिया कि शासक वर्ग केवल बल से नहीं बल्कि नागरिक समाज में अपनी विचारधारा और संस्कृति को सामान्य ज्ञान बनाकर सहमति प्राप्त करके शासन करता है। अगला प्रश्न है, पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। यह कथन किस उपयोगितावादी विचारक का है? तो यह किस उपयोगितावादी विचारक का है? तो यह आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम का है। किसका? तो जेरेमी बेंथम का है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। जेरेमी बेंथम ने मात्रात्मक उपयोगितावाद का समर्थन किया। उनके अनुसार यदि सुख की मात्रा समान है तो सुख के स्रोत यानी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। जेएस मिल ने बाद में इसका खंडन करते हुए गुणात्मक अंतर बताया। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान में किस क्रांति का नेतृत्व किया? तो डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का नेतृत्व किया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डेविड स्टर्न ने 1950 के दशक में व्यवहारवाद के प्रणेता थे, लेकिन 1969 में उन्होंने स्वयं उत्तर व्यवहारवाद का आह्वान किया जिसने कर्म यानी एक्शन, प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 मुख्य रूप से किस सिद्धांत का समर्थन करती है? तो यह मुख्य रूप से किस सिद्धांत का समर्थन करती है? तो यह स्वेच्छा तंत्रवाद का समर्थन करती है। किसका? तो स्वेच्छा तंत्रवाद का समर्थन करती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रॉबर्ट नॉजिक एक स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक थे। उन्होंने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की और हकदारी सिद्धांत यानी इंटाइटलमेंट थ्योरी दिया जो न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट और निजी संपत्ति के पूर्ण अधिकार का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, एमएन रॉय ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो एमएन रॉय ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी नव मानववाद दर्शन का प्रतिपादन किया।
इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एम एन रॉय ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए नव मार्क्सवाद यानी न्यू ह्यूमैनिज्म या रेडिकल ह्यूमैनिज्म का सिद्धांत दिया, जो मनुष्य की स्वतंत्रता, तर्क और नैतिकता को केंद्र में रखता है, न कि वर्ग संघर्ष को। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह 52nd संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 52nd संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि सांसदों और विधायकों द्वारा दल बदल दैट मीन्स डिफेक्शन को रोका जा सके। वहीं 91st संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे और कड़ा किया गया। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन है वो किस विषय की जांच के लिए किया गया था? तो वह केंद्र राज्य संबंधों के जांच के लिए किया गया था। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की जांच की। इसने सिफारिश की कि राज्यपाल का पद गैर राजनीतिक होना चाहिए और अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में गिलोटिन का प्रयोग कब किया जाता है? भारतीय संसद में गिलोटिन का प्रयोग जो है वह कब किया जाता है? इसका प्रयोग जब बजट सत्र के दौरान समय की कमी के कारण मांगों को बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है, तब गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बजट सत्र के अंतिम दिनों में समय की कमी के कारण शेष सभी अनुदान मांगों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रख दिया जाता है। इस संसदीय प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें जनहित में आवश्यक लगे तो वे केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकते हैं। पहली बार इसका गठन 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका दैट मीन्स PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में जनहित याचिका की जो अवधारणा है ये किससे ली गई है और भारत में इसके जनक कौन माने जाते हैं? ये USA से ली गई है और भारत में इसके जनक PN भगवती जी माने जाते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जनहित याचिका दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा अमेरिकी न्यायपालिका से प्रेरित है। भारत में 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने इसे स्थापित करने में अग्रणीय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जनक कौन है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जनक जो हैं वो FW टेलर हैं। कौन? तो FW टेलर हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। उन्होंने अंगूठे के नियम यानी रूल ऑफ थंब के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों, कार्य के मानकीकरण और मानसिक क्रांति पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, संगठन में आदेश की एकता
यानी यूनिटी ऑफ कमांड का क्या अर्थ है? तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी यानी बॉस से आदेश मिलना चाहिए। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट भ्रमित न हो। यदि उसे एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिले या मिलते हैं तो अनुशासन और दक्षता प्रभावित होगी। अगला प्रश्न है, नौकरशाही वह धुरी है जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता है। यह कथन किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? यह कथन जो है प्रशासन में स्थायित्व और निरंतरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। नौकरशाही यानी सिविल सर्विस का मुख्य गुण उसका स्थायित्व है। सरकारें बदलती रहती है लेकिन नौकरशाही प्रशासन को निरंतरता प्रदान करती है और नीतियों को लागू करती है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण का दायरा स्पैन ऑफ कंट्रोल सिद्धांत क्या निर्धारित करता है? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या निर्धारित करता है? कि एक अधिकारी कितने अधीनस्थों का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है, इसका निर्धारण करता है। अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। नियंत्रण का दायरा यह बताता है कि एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर सीधे तौर पर कितने अधीनस्थों यानी सबऑर्डिनेट्स को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और निर्देशित करता है। यह संख्या कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मिनोब्रुक सम्मेलन का संबंध लोक प्रशासन के किस विकास से है? तो इसका जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध नवीन लोक प्रशासन से है। किससे? तो नवीन लोक प्रशासन से है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1968 में आयोजित प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन ने नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया, जिसने प्रशासन में मूल्यों, सामाजिक समता और परिवर्तन पर जोर दिया। अब हम लोग देखते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड यानी झारखंड की राजनीति से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड पार्टी 1950 का गठन किसने किया था, जिसने पहली बार बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया? यह जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? यह जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसने 32 सीटें जीती और मुख्य विपक्षी दल बना और इसका चुनाव चिन्ह जो था वह मुर्गा था। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SPTA किस वर्ष लागू किया गया? तो संथाल परगना काश्तकारी जो अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया? यह 1949 में लागू किया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम दैट मीन्स SPTA 1949 में लागू हुआ। यह अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में लागू है और आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में विल्किंसन रूल आज भी कुछ हद तक प्रासंगिक है? तो विल्किंसन रूल जो है आज भी किस क्षेत्र में प्रासंगिक है? यह संथाल परगना क्षेत्र में। किसमें? तो ये कोल्हान में अभी भी प्रासंगिक है। कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्हान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतलब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1837 में कोल्हान क्षेत्र दैट मीन्स चाईबासा के लिए विल्किंसन रूल लागू किया गया। इसके तहत दीवानी और कुछ आपराधिक मामलों के निपटारे का अधिकार पारंपरिक मुंडा मानकी व्यवस्था को दिया गया था, जो कोल्हान में आज भी सामाजिक स्तर पर मान्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वह प्रभात कुमार थे। कौन? तो प्रभात कुमार थे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। श्री प्रभात कुमार झारखंड राज्य के गठन यानी 15 नवंबर 2000 के समय पहले राज्यपाल बने थे। कौन?
तो श्री प्रभात कुमार। अगला प्रश्न है 1940 में कांग्रेस का 53rd अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? तो यह झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। कहाँ? तो रामगढ़ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53rd अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यह झारखंड की धरती पर कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड मिसलेनियस से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है अल्पतंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्पतंत्र का लौह नियम का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया? यह रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा दिया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रॉबर्ट मिसेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में तर्क दिया कि हर संगठन चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो, अंततः एक छोटे से समूह यानी अल्पतंत्र के नियंत्रण में आ जाता है। अगला प्रश्न है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो रजनी कोठारी है। कौन है? तो रजनी कोठारी हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रजनी कोठारी ने तर्क दिया कि राजनीति ने जाति को प्रभावित किया है और जाति ने राजनीति को। उन्होंने कहा कि राजनीति का राजनीतिकरण हो गया है जो लोकतंत्र में भागीदारी का एक माध्यम बन गया। अगला प्रश्न है गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं? तो गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं? तो कितने प्रकार बताए हैं? तो ये 3 प्रकार बताए। कौन कौन? तो संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी। जो हम लोग व्याख्या देखते हैं। आलमंड और वर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की पहचान की। इसमें से पहला संकीर्ण, जहां नागरिकों को राजनीति का ज्ञान नहीं होता। प्रजाभावी, जहां नागरिक निष्क्रिय होते हैं। और तीसरा है सहभागी, जहां नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में संप्रभुता दैट मीन सॉवरेनिटी की एकल या एक तत्व मोनिस्टिक अवधारणा का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो कौन था यह? तो जॉन ऑस्टिन था। कौन? तो जॉन ऑस्टिन था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता का कानून सिद्धांत दिया। उनके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है और संप्रभुता असीमित, अविभाज्य और सर्वोच्च होती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य दैट मीन्स SDG को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यह किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यह 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 विकास या 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को अपनाया, जिन्हें 2030 तक पूरा किया जाना है। एजेंडा 2030 इसमें गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जलवायु कार्रवाई शामिल है। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टन कपलान किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो मार्टन कपलान जो हैं वो किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? यह व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। मार्टन कपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण के लिए व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया और 6 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं जैसे शक्ति, संतुलन, शिथिल, द्विध्रुवीय आदि का मॉडल प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहां आयोजित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो था वह कहां आयोजित हुआ था? यह बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। कहां? तो बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड
यूगोस्लाविया में हुआ था। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। इसके संस्थापकों में नेहरू, टिटो, नासिर, सुकर्नो और एनक्रुमा शामिल थे। कौन कौन? तो नेहरू, टिटो, नासिर, सुकर्नो और एनक्रुमा जो थे वो शामिल थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इतिहास का अंत की अवधारणा जो है यह फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा? तो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा प्रतिपादित की गई। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने तर्क दिया कि पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र मानव सरकार का अंतिम रूप है और विचारधाराओं का संघर्ष समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? यह हेग के नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ? तो हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल जो होता है वह 9 ईयर का होता है। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति न्यूक्लियर पॉलिसी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत है पहले उपयोग नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज, NFU है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत की परमाणु सिद्धांत के अनुसार भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज। इसका उपयोग केवल तब किया जाएगा जब भारत पर परमाणु, रासायनिक या जैविक हमला हो। अब हम लोग देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है? तो शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो चरों के बीच कोई सार्थक अंतर या संबंध नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। शून्य परिकल्पना यह मानती है कि जिन दो चरों यानी वेरिएबल्स का परीक्षण किया जा रहा है उनके बीच कोई सांख्यिकीय महत्व का संबंध नहीं है। शोधकर्ता का उद्देश्य अक्सर इसे अस्वीकार यानी रिजेक्ट करना होता है। अगला प्रश्न है, संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी और संदर्भ यानी रेफरेंस में क्या अंतर है? तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है कि संदर्भ में केवल वे स्रोत होते हैं जिनका पाठ में उद्धरण यानी कि सिटाटेशन दिया जाता है, जबकि ग्रंथ सूची में वे सभी स्रोत होते हैं जो पढ़े गए हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रेफरेंस में केवल उन स्रोतों की सूची होती है जिनका अपने अपने शोध में प्रत्यक्ष उल्लेख किया है। वहीं बिब्लियोग्राफी में वे सभी पुस्तकें, लेख शामिल होते हैं जिन्हें आपने विषय को समझने के लिए पढ़ा है, भले ही उन्हें कोट न किया हो। अगला प्रश्न है, शोध में केस स्टडी विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो केस स्टडी की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? तो किसी एक इकाई दैट मीन्स व्यक्ति, समूह, घटना का गहन और विस्तृत अध्ययन। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। केस स्टडी विधि गुणात्मक शोध की एक विधि है जिसमें किसी एक विशिष्ट सामाजिक इकाई का गहराई से इन डेप्थ विश्लेषण किया जाता है ताकि जटिल मुद्दों को समझा जा सके। अगला प्रश्न है, अनुभववाद दैट मीन्स इम्प्रीसिज्म ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? तो इम्प्रीसिज्म जो है वो ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? तो इंद्रिय अनुभव को मानता है, दैट मीन्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस को मानता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुभववाद मानता है कि ज्ञान केवल अवलोकन और इंद्रियों दैट मीन्स आंख, कान आदि के माध्यम से प्राप्त अनुभव से आता है। जॉन लॉक इसके प्रमुख समर्थक थे। अगला प्रश्न है, यदि कोई शोधकर्ता यह जानने के लिए अध्ययन करता है कि झारखंड में मतदान व्यवहार का सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव है, तो इसमें स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? तो इसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कौन सा है? तो सोशल मीडिया का उपयोग है। क्या है? तो सोशल मीडिया का उपयोग। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
यह सोशल मीडिया का उपयोग कारण है जो प्रभाव डाल रहा है, इसलिए यह स्वतंत्र चर है। वहीं मतदान व्यवहार परिणाम है जो प्रभावित हो रहा है, इसलिए यह आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम लोग देखते हैं कंटेम्प्रेरी एंड मिसलेनियस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? यह 2005 में लागू हुआ। कब? तो 2005 में लागू हुआ। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वाड में चाइना जो है वो शामिल नहीं है, तो भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया जो है वह क्वाड ग्रुप में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना है और चीन इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1963 में संसद में किसने किया था? तो ओम्बुड्समैन शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? यह तो एल.एम. सिंघवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो एल.एम. सिंघवी के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एल.एम. सिंघवी ने 1963 में स्कैंडिनेवियाई संस्थान ओम्बुड्समैन के लिए भारतीय संदर्भ में लोकपाल शब्द को गढ़ा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है यह 1976 में जोड़े गए थे। कब? तो 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष सेकुलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताना भगत आंदोलन 1914 किस जनजाति से संबंधित था? यह उरांव या गांधीवादी अहिंसक जनजाति से संबंधित है, मतलब इसकी प्रकृति भी बताना है। यह उरांव जनजाति से संबंधित था और इसकी प्रकृति थी गांधीवादी और अहिंसक। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उरांव यानी जतरा उरांव के नेतृत्व में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति का एक सुधारवादी आंदोलन था। बाद में गांधी जी के सहयोग मतलब गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया और इसने अहिंसक तरीकों को अपनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सभ्यताओं का संघर्ष क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत दिया? तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत जो है यह सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। हंटिंगटन ने 1993 में तर्क दिया कि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का मुख्य स्रोत विचारधारा या अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान यानी सभ्यताएं होंगी। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस आदर्शवादी विचारक का है? तो राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका है? यह हीगेल का है। किसका है? तो हीगेल का है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हीगेल राज्य को सर्वोच्च मानते थे। उनके अनुसार राज्य मानवीय चेतना और तर्क संगतता का उच्चतम रूप है और यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा यानी कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 324 में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 324 भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षय यानी पॉलिटिकल डीके की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो पॉलिटिकल डीके की अवधारणा जो है यह सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तुत की गई।
इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज में कहा कि यदि राजनीतिक भागीदारी यानी कि मोबिलाइजेशन, राजनीतिक संस्थीकरण यानी इंस्टीट्यूशन से अधिक तेजी से बढ़ती है तो इससे अव्यवस्था और राजनीतिक क्षय होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 81 है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा कितना है? तो 41 है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 360 में है। किसमें? तो 360 में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में है। भारत में अभी तक इसका प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, द्विदलीय प्रणाली यानी 2 पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें 2 दलीय प्रणाली है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से 2 ही प्रमुख दल है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी, जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और यह द्विदलीय प्रणाली का एक क्लासिकल उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में हाथोर्न प्रयोग किस सिद्धांत की नींव बने? तो हाथोर्न प्रयोग जो है वो किस सिद्धांत की नींव बने? यह मानव संबंध सिद्धांत की नींव बने। किसका? तो मानव संबंध सिद्धांत यानी कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एल्टन मेयो द्वारा किए गए हाथोर्न प्रयोगों ने साबित किया कि उत्पादकता केवल भौतिक स्थितियों पर नहीं बल्कि श्रमिकों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे समूह व्यवहार पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, आश्रितता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी मुख्य रूप से किन देशों के संबंध का विश्लेषण करता है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो किन देशों के संबंधों का विश्लेषण करता है? तो यह विकसित और विकासशील देशों के संबंधों का विश्लेषण करता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक जैसे विचारकों का मानना था कि गरीब देश परिधि इसलिए गरीब नहीं क्योंकि वे पिछड़े हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वे अमीर देशों यानी केंद्र पर आर्थिक रूप से आश्रित हैं और उनका शोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डीवीसी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो यह 1948 में की गई थी। कब? तो 1948 में की गई थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। डीवीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है लेकिन इसका मुख्य कार्यक्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल है। यह अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी पर आधारित है। दोस्तों, आप लोग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन कि झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई बुकलेट्स पर अभी पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट और यूनिट वाइज बुकलेट्स पर 50% का डिस्काउंट है। वहीं कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी यानी कि फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। और जिन लोगों ने या तो पॉलिटिकल साइंस के बुकलेट या फिर पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट परचेज किए हों उन लोगों को अभी जो ये कंप्यूटर का जो बुकलेट है जिसमें 50 सेट्स हैं वह बिल्कुल ही मुफ्त दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है और ये जो ऑफर है ये सिर्फ 1 जनवरी तक ही वैलिड होगा। उसके बाद मॉक टेस्ट का भी और बुकलेट का भी प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फिर बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि सर प्राइस को डिक्रीज कीजिए। इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत ही वर्क किया गया है, उसके बाद भी आप लोग को इसमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिनको भी अवेल करना हो और लगता हो कि उनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो तो इन लोग बुकलेट्स का और मॉक टेस्ट का उपयोग करके आप लोग परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं और अपना जो सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसको अवेल करके अपनी तैयारी को और अपनी
मजबूती को और भी मजबूती प्रदान करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।